नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चमोली हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है, जिसमें अब तक 32 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि अब भी करीब करीब 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। तपोवन टनल में बचाव कार्य अब भी जारी है और प्रशासनिक टीम लगातार जुटी हुई है कि कैसे जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पहुंचा जा सके, उनको निकाला जा सके। तो राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। टनल में चूंकि मलबा काफी है और उसे हटाने में कई तरह की परेशानियां यहां पे सामने आ रही हैं, लेकिन कोशिश ये, उम्मीद ये कि जो लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित बचाया जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे उम्मीद जो है वो कम होती जा रही है। तो तपोवन टनल में राहत और बचाव कार्य जारी है। कई जिंदगियां अब भी इसमें फंसी हो सकती हैं, लिहाजा अलग अलग प्रशासनिक टीमें इस मुहिम में जुटी हैं, रेस्क्यू में जुटी हैं कि लोगों को निकाला जा सके। अब भी कई लोग लापता है, कई फंसे हैं, कईयों के शव बरामद किए जा चुके हैं। तो अब तक 32 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 197 लोग अब भी लापता है। तो तपोवन टनल में राहत और बचाव कार्य जारी है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, अलग अलग प्रशासनिक टीमें इस ऑपरेशन में जुटी हैं, इस अभियान में जुटी हैं कि जल्द से जल्द मलबा हटाया जाए, जो लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जाए, क्योंकि अब उनके परिजनों का जो सब्र का बांध है वो भी टूटता जा रहा है। तो करीब 197 लोग अब भी लापता हैं। राहत पहुंचाई जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए, क्योंकि कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। कहीं पुल बह गया, कहीं सड़क टूट गई और कहीं पे संपर्क टूट गया। लिहाजा उन लोगों तक राहत सामग्री हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है। चमोली में आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। इस बीच हादसे के 100 से ज्यादा घंटे बीत जाने के बाद भी जब कई लोग बरामद नहीं हुए तो उनके परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। इस बीच नाराज लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच लोगों ने अधिकारियों और मंत्रियों के दौरे को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि मंत्रियों के दौरे पर ज्यादातर फोर्स को सिक्योरिटी में लगा दिया जाता है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन की गति धीमी हो जाती है। लिहाजा उनके दौरों पर रोक लगनी चाहिए। तो ये वो लोग हैं जिनके परिजन लापता हैं, जिन्होंने अपनों को खोया, जिनको अब भी उम्मीद है कि उनके अपने मिलेंगे, क्योंकि अभी कई लोग फंसे हो सकते हैं, कई लापता है, कईयों के शव बरामद हुए हैं। अब भी लोगों की उम्मीद कायम है कि जहां पे जिंदगियां फंसी हैं, जो लापता है, वो सुरक्षित मिलेंगे। लिहाजा यहां पे उन लोगों के परिजन जो टनल में फंसे हैं, उनके यहां पे पहुंचे परिजन, उन्होंने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और यह कहा कि मंत्रियों के दौरे पे रोक लगे, क्योंकि उससे रेस्क्यू प्रभावित हो रहा है, गति धीमी हो रही है। तो पीड़ित परिजनों ने यहां पे नारेबाजी की, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सवाल उठाए और अपना गुस्सा जाहिर करा, क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे सब्र का बांध टूटता जा रहा है। चमोली में आई आपदा के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच अब तक 32 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, साथ ही 190 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस बीच बताया यह भी जा रहा है कि 2.5 किलोमीटर लंबी तपोवन टनल में आए मलबे को हटाने में अभी और वक्त लगेगा। आईटीबीपी डीआईजी अपर्णा कुमार ने बताया कि सुरंग से लगातार मलबा और पानी आने की वजह से राहत बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। सुरंग के अंदर मशीनों के जरिए काम लिया जा रहा है, लेकिन यह आशंका है कि सुरंग के अंदर से पानी तेज बहाव में आ सकता है। इसके लिए काम को पूरी सावधानी के साथ करना होगा।
खड़े हैं ग्राउंड जीरो पर तपोवन बैराज में, जहां पे आप देख रहे हैं कि पिछले 50 घंटों से लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, बीआरओ, आईटीबीपी के जवान, हिमवीर जवान जो है पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पे जुड़े हुए हैं। और अंदर पूरी तरह से सिल्ट, धौलीगंगा का जो बहाव जो है पूरे टनल के अंदर सिल्ट जमा हो गई है और 50 घंटों से लगातार यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और आज जो है यहाँ से आगे सेना का जो है पूरा एक बाउंड्री लगी हुई, यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। और लगातार यहाँ पे पूरा प्रदेश नहीं, पूरे देश की मीडिया जो है यहाँ पे इंतज़ार कर रही है कि कब अंदर से कोई मैसेज आए कि उनके जो कितने लोग अंदर अभी सुरक्षित और कितने नहीं। प्राइम न्यूज़ के लिए बैराज साइट जोशीमठ से संजय कुमार। और जोशीमठ के चमोली में आई आपदा में रैणी गांव का पुल बहने से भारत चीन सीमा के 13 गांव अलग थलग हो गए हैं और इन्हें जोड़ने वाले पुल टूट गए हैं। वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना इसके चलते करना पड़ रहा है। इस बीच एसडीआरएफ और आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम बॉर्डर रोड को जोड़ने और लोगों की आवाजाही के लिए जीप रोड विधि से पुल बना रही है और सेना के जवान करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चूंकि इस तबाही ने कई लोगों को प्रभावित किया, कहीं पुल टूट गया, कहीं सड़क टूट गई, कहीं पे संपर्क आपस में गांवों का टूट गया। ऐसे में एक बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित हुई, लिहाजा वो गांव जिनका संपर्क आपस में टूट गया उन तक राहत पहुंचाई जा रही है। कहीं वैकल्पिक पुल बनाकर, कहीं पे हेलीकॉप्टर के जरिए, कहीं दूसरे माध्यम से, ताकि लोगों तक राहत सामग्री पहुंचे, उनकी परेशानियों को कम किया जा सके। और खबर रुड़की से है, जहां आईआईटी के छात्रों ने चमोली में हुई ग्लेशियर टूटने की घटना पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी है। शोधकर्ता इस त्रासदी पर चिंतित हैं और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए बारीकी से मंथन किया जा रहा है। वहीं आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि 2013 में केदारनाथ में हुई त्रासदी और चमोली में आई आपदा में काफी अंतर है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय क्षेत्रों में हजारों ग्लेशियर हैं, लेकिन इनके शोध करने के लिए भारत में एक भी संस्थान नहीं है जो ग्लेशियरों पर स्टडी कर सके। तो भविष्य में ऐसा हादसा ना हो उसको लेकर वैज्ञानिक भी चिंतित हैं और रिसर्च लगातार की जा रही है, मंथन किया जा रहा है कि कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे हादसे से पहले सावधान हुआ जा सकता है, कैसे अलर्ट मोड में रहा जा सकता है ताकि नुकसान जान और माल का कम हो सके। लिहाजा चमोली में जो आपदा आई और जो 2013 में आई थी उसमें अंतर तो काफ़ी है, चूंकि 2013 की आपदा ने बहुत बड़े एरिया को प्रभावित किया था, लेकिन जो चमोली वाली आपदा थी उसने सीमित क्षेत्र को प्रभावित किया, लेकिन जान का नुकसान तो दोनों जगह हुआ। वहाँ संख्या ज़्यादा थी, यहाँ संख्या कम है। ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचा जाए इसको लेकर अब गंभीरता दिखाई जा रही है। चमोली घटना पर आईआईटी रुड़की ने रिसर्च शुरू की है। वैज्ञानिक अब इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आगे भविष्य में ऐसा ना हो उसके लेके क्या किया जा सकता है। नेचुरल रिवर है, बर्फ़ की रिवर है, आइस की रिवर आप बोल सकते हैं, वो हमेशा चेंज होता ही रहता है। तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्लेशियर चेंज नहीं होगा, और उसके जो अदर क्लाइमेट के जो इफ़ेक्ट है उस ग्लेशियर पे सबसे ज़्यादा हमारे पृथ्वी पे दिखाई देते हैं। तो अगर ग्लेशियर में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो पुराने और हमारे सर अजंता सर वगैरह इस फील्ड में और रिसर्च कर चुके हैं, उन्होंने भी यह बताया है कि ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो इमेज के अध्ययन किया है, उसमें हमें ये समझ में आया है कि किसी लेक के फटने से नहीं हुआ है, हालांकि एक एवलांस के कारण हुआ है, या एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा एक स्लोप में से गिर गया है। और वो हमें कैसे पता चला? हमने 2 सैटेलाइट इमेज देखा, 6 तारीख का और 7 तारीख का,
जो कि बहुत सारे ट्विटर अकाउंट में भी आया है, इसरो ने भी उसको कंफर्म किया IRS देहरादून में। तो हमने देखा कि रेनी गांव के राइट मतलब ईस्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो करीब 14 किलोमीटर आगे चल के एक जो है वहाँ एवलांस का स्पॉट है जहाँ से बर्फ गिरा था और उस एवलांस के कारण ये पूरा पानी रिलीज हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वो एवलांस के कारण पानी कैसे रिलीज हुआ। तो उसमें दो थ्योरीज सामने जो है समझ में आ रहा है हमें, अब तक उसका अभी कंफर्मेशन नहीं है। पहला थ्योरी ये है कि वहाँ जो एवलांस हुआ जहाँ पे आके वो गिरा तो वो पूरा ग्लेशिएटेड एरिया है, तो वहाँ सिर्फ बर्फ ही नहीं है, वहाँ कुछ पानी के पैचेस भी रह सकते हैं। मसूरी का सिविल अस्पताल अब आधुनिक सुविधाओं से लैस होने जा रहा है। वहीं सिविल अस्पताल के आधुनिकीकरण का फायदा मसूरी में आने वाले पर्यटकों के साथ आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को भी होगा। योजना के तहत अस्पताल में प्रदेश सरकार के 5 ICU बेड का ICU बनवाएगी सरकार। इसके साथ ही पोर्टेबल एक्सरे मशीन, डायलिसिस और अल्ट्रासाउंड की हाईटेक मशीनें भी उपलब्ध होंगी। ऐसे में गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को देहरादून हायर सेंटर के चक्कर नहीं काटने होंगे और एक ही छत के नीचे पूरा इलाज होगा। वहीं इस ICU वार्ड को चलाने के लिए 5 डॉक्टर, 5 वार्ड बॉय और 5 हेड नर्स के साथ 3 स्वच्छता कर्मचारियों की भी जरूरत होगी। ये माना जा रहा है कि सरकार ICU वार्ड को चलाने के लिए जल्द अस्पताल में स्टाफ की कमी को भी दूर करेगी। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं, मंथन किया जा रहा है ताकि स्टाफ की कमी को भी दूर किया जा सके और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्हें किसी भी मुसीबत में सिर्फ देहरादून का रुख ना करना पड़े, बल्कि मसूरी में भी तमाम वो सुविधाएं मिलें, वो इलाज मिलें जिसके लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो यहां अत्याधुनिक मशीनों को लैस किया जाएगा। इसके अलावा कई दूसरी सुविधाएं भी होंगी और लोगों की परेशानियों को कम करने का एक विकल्प है ये। तो अस्पताल का कायाकल्प करने की तैयारी, कई सुविधाओं से लैस होगा ये अस्पताल। तो सुनील सोनकर हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ मसूरी से। सुनील, अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है और इस अस्पताल में भी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, क्या क्या तैयारी इसके लिए की जा रही है? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो मसूरी का ये उप जिला चिकित्सालय है जबको जिसकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है और यहाँ पर जो ICU के जो 5 वार्ड है वो बनाए गए हैं। यहाँ पर आधुनिक किस्म के एक्सरे मशीनें यहाँ पर लगाई जा रही है, डायलिसिस मशीनें यहाँ पर उपलब्ध होगा और पोर्टेबल स्क्रीनिंग के लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं मसूरी के अस्पताल को बेहतर करने की यहाँ पर सरकार की जो मंशा है वो का साफ तौर पर नजर आ रही है। मसूरी विधायक इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि जो मसूरी का उप जिला चिकित्सालय है वो काफी आधुनिक होना चाहिए, उसमें सारी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए क्योंकि मसूरी में एक पर्यटक स्थल भी है और यहाँ पर आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी इस अस्पताल पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में इस अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, इसको लेकर सरकार काम कर रही है। वहीं जो स्टाफ की कमी है उसको लेकर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है क्योंकि अस्पताल तो आधुनिक बना दिया गया है परंतु डॉक्टरों के और स्टाफ की कमी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। उसको लेकर हमने CMS यतेंद्र से बात करी तो उन्होंने बताया कि उसको लेकर भी प्रोसेस चालू है और जल्द यहाँ पर जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जल्द OT ऑपरेशन थिएटर की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जी सुनील, यानी ये माना जाए कि जहां पहले लोगों को गंभीर अवस्था में देहरादून का रुख करना पड़ता था, अब उन्हें मसूरी में रहकर ही यहाँ पे वो तमाम इलाज मिलेंगे जिसके चलते उन्हें दूर कई किलोमीटर जाना पड़ता था। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सही है कि मसूरी की जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी पहले बहुत सही नहीं थी और ऐसे में जब कोई गंभीर पेशेंट या एक्सीडेंट के मामले मसूरी में आते थे तो उनको देहरादून या हायर सेंटर रेफर किया जाता था और इसी मंशा को लेकर मसूरी विधायक का एक बहुत बड़ा प्रयास था कि मसूरी में ऐसा अस्पताल बना दिया जाए जिससे कि यहाँ पर सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, जो एक्सीडेंट के मामले हैं वो यहीं पर उनको ट्रीट कर लिया जाए जिससे कि जो रास्ते में मौत होने वाली है उसको बचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास सार्थक साबित हो रहा है और जल्द मसूरी में सभी सुविधाओं से लैस इस अस्पताल को देखा जाएगा। जी यानी सुनील, चूंकि मसूरी में पर्यटक भी दूर दराज से पहुंचते हैं, देश विदेश से, और कई बार पर्यटकों को भी कई तरह के इलाज की जरूरत पड़ जाती है, कभी कोई अनहोनी हो जाती है, उनके लिए भी राहत की खबर है कि अब मसूरी में रहकर ही यदि कोई अनहोनी होती है या कोई आपातकाल आता है तो उस दौरान मसूरी में ही इलाज मिल जाएगा।
जी बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने जैसे पहले बताया कि उप जिला चिकित्सालय काफी आधुनिक रूप से तैयार हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि मसूरी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर आबो हवा और वातावरण बहुत अच्छा है, और अगर यहीं पर लोगों को इलाज मिलेगा तो लोग यहीं रहना पसंद करेंगे, यहीं पर अपनी मेडिकल फैसिलिटीज लेना पसंद करेंगे। और इसी को लेकर ये अस्पताल को आधुनिक रूप से तैयार किया जा रहा है। और उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं, पहाड़ी क्षेत्र में है, उन क्षेत्रों में ये सबसे आधुनिक रूप का अस्पताल होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील सोनकर इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो ये सुनील थे हमारे संवाददाता जो अपडेट दे रहे थे कि क्या तैयारी व्यवस्थाओं को बेहतर करने की जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जा रहा है। हल्द्वानी में बीजेपी नेताओं ने धरना खत्म कर दिया है। बीजेपी नेता पार्षद तन्मय रावत की गिरफ्तारी से नाराज होकर कोतवाल को हटाने की मांग कर रहे थे। पुलिस अधिकारी ने कोतवाल को पुलिस कार्यालय से अटैच कर दिया है और 5 दिन में पूरी जांच करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद यहां पे जो धरना दिया जा रहा था वो खत्म कर दिया गया। मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसके भी अपने राइट्स हैं, उसको भी बेल मिलती है, जमानत मिलती है। अगर सज़ा कम होती है विचार के बाद, न्यायिक प्रक्रिया के बाद, तो उसको बेल थानों से भी दी जाती है। यह विवेक पुलिस का ही होता है। इस पर्टिकुलर विषय की जहाँ मैं बात करता हूँ तो लगभग जितनी भी धाराएं इसमें लगी थी उसमें 1 ईयर से नीचे का इम्प्रिजनमेंट था, वो भी न्यायिक प्रक्रिया के बाद, सिद्ध होने के बाद। मेयर साहब कोतवाली में आए तो मेयर साहब अपने जिन साथियों के साथ आए, संभवतः उनको ये लगा कि उनके साथ सम्मानजनक ढंग से व्यवहार नहीं किया गया, इस बात से वो आहत थे। और उसके बाद तमाम पार्षदगण के साथ उन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी और उनके द्वारा ये कहा गया कि कोतवाल को हटाया जाए। इसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि और उनको ये अवगत कराया गया कि इसमें जांच की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में यदि किसी का दोष पर, विशेषकर कोतवाल का, तो वो उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण आरोप पत्र समिति की पहली बैठक अगली 11 फरवरी को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में होगी और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने जानकारी दी कि इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात करेंगे। बैठक में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य कांग्रेस मौजूदा सरकार के खिलाफ महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक करके त्रिवेंद्र सरकार के विरुद्ध तथ्यों पर आधारित एक मजबूत आरोप पत्र तैयार किया जाएगा, जिसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई आदि मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इस बैठक के माध्यम से जो आरोप पत्र तैयार किया जाएगा वो आरोप पत्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह को उक्त कमेटी भेंट करेगी और उस आरोप पत्र को लेकर राज्य कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन देगी। आरोप पत्र समिति बनाई है जिसकी परसों बैठक हो रही है और भूतपूर्व काबीना मंत्री श्री नव प्रभात उसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। और हम बड़े पैमाने पर जितना भी भ्रष्टाचार है शुरुआत से लेकर, और जो ये नवीनतम एक आरोप श्रीमती मेनका गांधी ने, भाजपा की सांसद और मंत्री ने लगाए हैं, जिसमें 3200 करोड़ रुपए का भेड़ घोटाला हुआ है, इस तक की भी हम जाँच की मांग। हरिद्वार में द्रव्य और मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने एक चरस तस्कर को तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 150 ग्राम अवैध चरस और एक चाकू बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता चल पाए कि ये चरस कहां से लाई जा रही थी, कहां सप्लाई करनी थी, इस गिरोह में और कौन लोग हैं, सरगना कौन है और कब से ये गोरखधंधा चलाया जा रहा था। तो पुलिस ने यहां पे एक नशा तस्कर को पकड़ा है जिसके पास से 150 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, एक चाकू भी मिला और अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो पिछले कई दिनों में कई ऐसे तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं जो नशे की सप्लाई कर रहे थे, जो नशे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे। ऐसी कई बड़ी बड़ी खेप
पुलिस ने हाल के दिनों में पकड़ी हैं। कई तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आला अधिकारियों की देखरेख में लगातार इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और जहां पे इनपुट मिल रहा है वहां पे छापेमारी की जा रही है ताकि नशे के खिलाफ जो अभियान है उसे बल मिल सके और जो नशे के सौदागर हैं, जो तस्कर हैं, उन्हें शिकंजे में लिया जा सके। और एक एक करके पिछले कई दिनों में कई तस्करों को पकड़ा गया है। हल्द्वानी में कोतवाली के अंदर नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह के द्वारा धरना देकर अजमेर रावत को कोतवाली से छुड़वाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते आज हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने कोतवाली के अंदर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि जिस प्रकार से बीजेपी के पार्षद की गुंडागर्दी के चलते बीजेपी के लोगों ने इस प्रकार का दबाव डालकर आरोपी पार्षद को जबरन छुड़ाकर कोतवाली से ले गए और कोतवाल को सस्पेंड करने की मांग की, जबकि मुकदमा विभिन्न धाराओं में पंजीकृत था। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी कोतवाली में आकर धरना दिया। उनकी मांग है कि जब तक कोतवाल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक धरने से नहीं उठेंगे, क्योंकि कोतवाल के द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की गई थी और सत्ता के दबाव में आकर कोतवाल को हटाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कोतवाल को वापस लिया जाए और तन्मय रावत के खिलाफ वारंट जारी किया जाए। का जो पार्षद है तन्मय रावत, ये पहले से ही इस तरीके की हरकत करता है और प्रशासन के पास का पूरा रिकॉर्ड है। इन्हें लॉकडाउन में भी ये माहौल खराब करने की पूरी फिजा बिगाड़ दी थी, लेकिन प्रशासन ने उसे शांत कर दिया गया। और इसी तरीके से अभी बिरयानी की दुकान पे 4 दिन पहले वहाँ पे बदतमीजी करी और अब तो शब्द बोले और धार्मिक हमारी जो है भावनाओं को ठेस पहुँचाई। इसके लिए पुलिस ने जो अच्छा काम करके उसको गिरफ्तार कर लिया था। भाजपा अपने नशे में यहाँ पे धरने में बैठकर उसको छुड़ा लिया। हमारी मांग ये है कि कोतवाल साहब जो ईमानदारी के साथ प्रशासन ने काम करा, उनकी वापसी होनी चाहिए। जो मेरे सामने यहाँ धरना प्रदर्शन की हत्या करी है, एक पार्षद का बोले गुंडागर्दी में आए दिन उसकी ये गुंडागर्दी करता रहता है वो। उसके बाद कल मेरे साहब यहाँ बैठे वो हो जाएगा। इसलिए आज हम जो पुलिस अपना काम कर रही थी, पुलिस पे दबाव बनाया गया है सत्ता का, हम उसका खुला विरोध करते हैं। हम ये मांग करते हैं जो कोतवाल वगैरह उसको वापस करा जाए। एक मैं अपराधी नहीं कहूँगा, ये काम तो कानून का तय करना है, अदालत का तय करना है कि अपराधी है या अपराधी नहीं है। अगर वो अपराधी है तो सज़ा देगा, अपराधी नहीं है तो उसको छोड़ेगा। ये काम न्यायालय का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से कल और भारतीय जनता पार्टी के मेयर, पहले मैं हल्द्वानी के मेयर कहता था उनको, अब वो हल्द्वानी के मेयर ना होते हुए एक पार्टी के मेयर, जो उन्होंने कल एक अपना तमगा दिखा दिया है और उन्होंने जिस तरीके से वो शिलान्यास कर रहे हैं अभी विकास को लेकर, एक विकास उन्होंने अपराध को बढ़ावा देने के लिए हल्द्वानी कोतवाली में कल किया है, उसका शिलान्यास किया है। उस शिलान्यास से दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपराध को बढ़ावा दे रही है और अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रही है। और उत्तराखंड अपराध प्रदेश बनाने का काम कल भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत कर दी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में यहाँ मिलने के लिए आए हैं। उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें कोतवाली हल्द्वानी में कल रात की घटना का जिक्र है। उनके द्वारा जो कल घटनाक्रम हुआ है कोतवाली में, उस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है और उसमें सही ढंग से जाँच करने के लिए आग्रह किया गया है। उनका ज्ञापन दे दिया गया है और उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें निष्पक्ष और सही जाँच होगी।